होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची कई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे फर्स्ट है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि का अध्ययन करने के लिए भौतिक मानचित्र का उपयोग लिया जाता है, जिसे भौतिक या ऊंचावच मानचित्र भी कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों वे राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जब राज्यों की सीमा को दर्शाना हो तो राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। जब पर्वत और पठार और मैदान को दर्शाना है तो भौतिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। थर्ड प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करने देते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि के जैसे प्रकारों को दर्शाने वाले को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। सर्वप्रथम है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जा सकता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटा दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इसी उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे छोटे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। मतलब 500 किलोमीटर को अगर 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहा है कोई मानचित्र तो उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जानकारी कौन प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जैसे ये बना रखा है। चलो, दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, जैसे जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम से दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे चित्र 4.2 में ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। जब 4 मुख्य दिशाओं को दर्शाया जाता है तो वो प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व के बीच में उपू, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा जा सकता है।
हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। मतलब दिक्सूचक मतलब दिशा सूचक यंत्र की सहायता से। ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। और थर्ड है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक प्रतीक है। दूरी, दिशा और प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विषयव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों और भूरे रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित नहीं होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, वो रेखाचित्र कहलाता है। मतलब बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाने वाला आरेखन रेखाचित्र कहलाता है। रेखाचित्र मानचित्र है। खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। मतलब एक छोटे क्षेत्र को अगर बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है तो उसे खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उसी समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र को चित्र कहते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फिफ्थ चैप्टर है अपना कक्षा 6 की पुस्तक का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मतलब पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की हस्ती ऐसी हैं जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं जिसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल के नाम से जाना जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। गैसों के आवरण को वायुमंडल और ठोस भाग को भूमंडल और बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीवमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर। और एटमास का अर्थ है वाष्प। और यूडर का अर्थ है जल तथा बायोस का अर्थ है जीवन। लिथास पत्थर, एटमास वाष्प और हुडर जल और बायोस जीवन। भूमंडल। फर्स्ट है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली तारों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भूभागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बड़े भूभागों को तो महाद्वीपों के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल में मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई किस में मापा जाता है? समुद्री तल में। स्थल की ऊंचाई समुद्री तल में मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है।
विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है मेरियाना ग्रंथ है, मेरियाना ट्रंच, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी छोड़ो महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसमें बताओ। हाँ, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नामग्याल शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो न्यूजीलैंड का तो एडमंड हिलरी था और भारत का तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को चढ़े। और जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तथा जापान की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर फतेह किया वो थी जुको ताबेई। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब नीचे आ जाते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप में एशिया के मध्य संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया का निर्माण करते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अंटार्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त के 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिसे है। आप पाएंगे कि यदि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। अब उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि पनामा जल संधि कहा जाता है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। जैसे स्थल संधि, ये है स्थल संधि। स्थल संधि स्थल का वह एक सकरा भाग होता है जो और 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल को जोड़ने वाला स्थल संधि और जल संधि जो 2 समुद्री मार्गों को जोड़ता है वो जल संधि कहलाती है। जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य भाग जल संधि है। और यहीं पनामा जल संधि स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज यहाँ फैली हुई है। ये एंडीज यहाँ से फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीप किसे कहते हैं? जो मतलब कोई भी भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ उसे द्वीप कहते हैं और जो 3 ओर से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, इसलिए इसे निर्जनों का महाद्वीप भी कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। जैसे भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है जिसका नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल। 29 स्थल, 71 जल, 29 स्थल।
जलमंडल में जल के रूप सभी रूप उपस्थित हैं। इससे महासागर एवं नदियाँ, झील, हिमनिदु, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवायु सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं यह इतना अधिक खारा है कि 97% में 2.5% लवण जल है, मतलब मीठा पानी का जल है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल की बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। कितना? 2.7%, 2.7 ही है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख की गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर पर हिंद महासागर, फोर्थ नंबर पर दक्षिण महासागर और 5 नंबर पर आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर भी सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के कितने 1/3 भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रंथ है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जिसके चारों ओर स्थित है। ये है प्रशांत महासागर। जिसमें 2 बेलफास्ट और डबलिन द्वीप स्थित हैं। बेलफास्ट और डबलिन प्रशांत महासागर में। और इसकी तटरेखा दंतुरी तटरेखा है। प्रशांत महासागरीय तटरेखा कैसी है? दंतुरी तटरेखा। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी की भाषा की इस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक प्रत्याशियों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये दंतुरित तटरेखा अटलांटिक महासागर की है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से लगभग उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक महासागर और उत्तर ध्रुव में स्थित है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को कुछ सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितने है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है।
इन परतों को पृथ्वी की स्थिति से शुरू करते हुए सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। सबसे पहले सौर मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिमंडल। 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल किससे बनाता है? मुख्यतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसों से। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन किसके लिए? नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी लाने के कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है तथा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु ऊंचे दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वे भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सही सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप में पृथ्वी की स्थिति से परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों दूषित पदार्थों के प्रभावित होने के लिए उनका जल मानव के इस्तेमाल करने के लिए लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का 6 चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। से क्या आप जानते हैं? पहाड़ी वे स्थलीय भाग हैं जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी हुई ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अगर अधिक ऊंचाई वाला है, 600 मीटर से अगर अधिक ऊंचाई वाला है तो ऊंचाई वाला और खड़ी ढाल वाला है तो उसे पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल रूप के भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी ओर बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अगर पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है तो उसे अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनको फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों या मैदानों में विभक्त वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्वत पढ़ा जाता है। पर्वत
पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ पिघल की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु के होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि को कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनागी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह को नीचे स्थित है। प्रशांत महासागर में कौन सा पर्वत स्थित है? मोनागी पर्वत, जिसे हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो सागर की सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, लेकिन ये समुद्र तल में है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्रंसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत जो पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे ब्रंसोत पर्वत का निर्माण होता है। जब बहुत बड़े भाग टूट जाते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब ब्रंसोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्कंठ हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका ब्रंस ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेस पर्वत इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासेसेज पर्वत ब्रंस पर्वत हैं। ये है ब्रंस पर्वत जिसके दो और भाग, एक भाग नीचे धसा हुआ है, ये 2 भाग ऊपर उठे हुए हैं, जिसमें तथा यूरोप की राइन घाटी तथा वासेसेज पर्वत इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमालय से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग स्थान सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हम ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग तथा हेई ग्लाइडिंग तथा रिवर रिफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यही ज्वालामुखी पर्वत, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी भी प्रकार के पठार एक या एक से अधिक किनार होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार सबसे पुराना पठार में से एक है। भारत का दक्कन पठार पुराना पठार है सबसे। तथा केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई भारतीय समुद्र तल से 4000 से 6 मीटर। तिब्बत पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर। पठार बहुत पुराने
बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात। भारत में छोटा नागपुर पठार पर कौन सी नदी बहती है? स्वर्णरेखा नदी। और उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात। तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तारांकित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट की वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में स्थित यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदानों में मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या का बहुत अधिक होती हैं क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विविध प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों को जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना तथा सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम इन कितने तरीकों से स्थल एवं जल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर यानी पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल एवं वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर, हमारा देश भारत। क्लास 6 जियोग्राफी का 7वां चैप्टर, हमारा देश भारत। 7वां चैप्टर, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण 3200 तथा पूर्व से पश्चिम 2900। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ का जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है।
इस भिन्नता में हम भी एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, मतलब 121 करोड़ है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक उत्तरी अक्षांश के बीच है, और पश्चिम से पूर्व लेकर भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम विश्व की पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच की समय का अंतर लगभग 2 है। क्या आप जानते हैं बहुत बड़े देश हैं जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है और कनाडा में 6 मानक समय है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले होता है। सूर्य का उदय 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इसे यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये कर्क रेखा गुजर रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है जिसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन: भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय स्थिति का कार्य करता है। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का मतलब बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। सबसे उत्तर में वृहत हिमालय या हिमाद्री, और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट वृहत हिमालय हिमाद्री में स्थित है। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम: शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ये जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी: एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में कभी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह नदी का मुहाना कहा जाता है। इधर आ जाए, हिमालय के दक्षिण भाग में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महासागर स्थित है। यही शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा गोटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतरोवरी
महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एकसमान स्वरूप है जबकि पूर्व घाट के बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित हैं। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन पर ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है।